नमस्कार दोस्तों। भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज़ में अपना टॉपिक चल रहा था मौलिक अधिकारों से संबंधित, जिसमें मैंने आपको अपने एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जिसमें मैंने आपको बताया था कि मौलिक अधिकारों की परिभाषा होती है जिसको संविधान के द्वारा गारंटी दी जाती है, यानी अपन डायरेक्ट अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, जिनकी संख्या वर्तमान में 6 हो चुकी है। एक मौलिक अधिकार संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अनुच्छेद 12 और 13 अपन ने देख लिया था। 6 मौलिक अधिकारों में पहला मौलिक अधिकार है समता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 तक में इसका वर्णन है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में विधि का शासन के बारे में बताया गया है। देखिए, शासन विधि का होगा, यानी वास्तव में जो शासन होगा, जो सरकार होगी, वो किसकी होगी? कानून के अनुसार कार्य करेगी। किस प्रकार करेगी? विधि के समक्ष सभी समान होंगे और विधि का समान संरक्षण होगा। दोनों के मतलब को समझेंगे अपन। विधि के समक्ष सभी समान होंगे, ये ब्रिटेन से लिया है। ब्रिटेन के एक विचारक थे डायसी का सिद्धांत है ये विधि के समक्ष समानता, यानी विधि के सामने सभी लोग समान होंगे, विधि से ऊपर कोई नहीं होगा, कानून से ऊपर कोई भी नहीं होगा। यानी सर्वोच्च कौन हो गई यहाँ पर? कानून सर्वोच्च है। दूसरा है विधि के समान संरक्षण। अपन समझने की दृष्टि से संरक्षण को एक बार व्यवहार समझते हैं। कहने का मतलब विधि सबके साथ समान व्यवहार करेगी। विधि सभी के साथ समान व्यवहार करेगी। पहला तो आपको समझ में आ गया कि विधि के समक्ष सभी समान है, यानी कानून सर्वोच्च है, कानून से बड़ा कोई नहीं है। चाहे अंबानी के ऊपर केस लगे, चाहे सलमान खान के ऊपर केस लगे, या आम आदमी के ऊपर केस लगे, कानून वही लागू होगा, सबके लिए एक ही कानून लागू होगा। अगर कोरोना वॉरियर्स को मारा जाता है, कोरोना वॉरियर्स पर हमला किया जाता है, तो सबके लिए एक ही सज़ा का प्रावधान है, 7 साल की सज़ा मिलेगी, गैर जमानती होगी, यानी जमानत नहीं होगी, तो एक ही कानून है। तो विधि के समक्ष सभी क्या है? समान। दूसरा अपन समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन। मान लीजिए सलमान खान ने हम साथ साथ हैं मूवी के समय एक हिरण को मार दिया था। तो हिरण को मार दिया, मान लीजिए उसकी शिकायत करने वाला जो व्यक्ति था, जिसने याचिका लगाई, जिसने केस किया उस व्यक्ति पर, वो एक बिश्नोई संप्रदाय का व्यक्ति है जो दिहाड़ी मजदूरी करता है जयपुर में। अब सलमान खान तो बढ़िया से बढ़िया वकील कर सकता है। जिस दिन उस कोर्ट में पैरवी होगी, पेशी होगी, उस पेशी के दिन वो अपने चार्टर प्लेन से आ सकता है। लेकिन जयपुर में दिहाड़ी मजदूरी करने वाला व्यक्ति की हालत है कि वो तो ट्रेन से भी नहीं जा सकता है, वकील की डेफिनेशन भी नहीं जानता है। तो उसके साथ में समान संरक्षण कब होगा? कानून का समान व्यवहार कब होगा? तो कानून का समान व्यवहार उस स्थिति में होगा जब उसको आने जाने का किराया मुहैया करवाए सरकार, उसको वकील दे, निःशुल्क कानूनी सहायता दे, तब ये समान संरक्षण होगा, तब कानून का समान व्यवहार होगा। तो विधि का समान संरक्षण सकारात्मक है, जबकि जो विधि के समक्ष समानता है ये नकारात्मक कानून है। आगे देखते अपन क्या लिखा है। विधि के समक्ष समानता ये विधि के शासन की नकारात्मक व्याख्या करता है, अर्थात विधि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है, कोई भी व्यक्ति विधि से बड़ा नहीं है। ये ब्रिटेन से लिया गया है। फिर आगे है विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण सकारात्मक व्याख्या करता है। इसके अनुसार समान परिस्थितियों में समान व्यवहार और अलग परिस्थितियों में अलग भेदभाव हुआ। समान के साथ में समान व्यवहार किया गया। सलमान खान आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति जो दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है उसको तो आने जाने का किराया भी चाहिए, उसको यानी असमान है तो उसके साथ में असमान व्यवहार किया जाएगा। कैसे? सलमान खान के साथ में असमान व्यवहार हुआ उसके तुलना में, दिहाड़ी मजदूर की तुलना में। तो समान के साथ में समान व्यवहार, असमान के साथ असमान व्यवहार, तो अलग अलग परिस्थितियों में भेदभाव हो सकता है। इस अनुच्छेद से सांसदों व राष्ट्रपतियों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। सांसदों को यानी कुछ जगह पे भेदभाव होता है। देखिए, पूर्ण रूप से समानता कभी भी नहीं आ सकती है, कभी भी पूर्ण रूप से समानता नहीं आ सकती है। अपने घर में जो स्थिति फादर की होती है, सभी समान है,
जो खाना वो खाएंगे वही खाना अपने को मिलता है, लेकिन जो ओहदा अपने फादर का है वो अपना नहीं हो सकता है, जो बड़े भैया का है वो अपना नहीं हो सकता है, छोटे भाई का नहीं हो सकता है। तो सांसदों व राष्ट्रपतियों को विशेषाधिकार दिया गया है। और भी कुछ जगह पे भेदभाव किया जाता है, जैसे महिलाओं के साथ में जार कर्म से छूट दी गई है। आगे देखते हैं अपन अनुच्छेद 15। आई होप अनुच्छेद 14 आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अनुच्छेद 15 में ये कहा गया है कि राज्य धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। भेदभाव कौन नहीं करेगा? राज्य भेदभाव नहीं करेगा। और यहां पर एक शब्द आता है केवल। क्या शब्द आता है? केवल। अब ये लैंग्वेज ऐसे बनती है, राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, केवल इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अगर यहाँ पे केवल शब्द नहीं होता और ऐसे दिया हुआ होता कि राज्य, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, इसका मतलब और भी शब्द हो सकते थे, लेकिन केवल आने का मतलब यह हो गया कि केवल इनके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 के तहत इनके अलावा भेदभाव किया जा सकता है, जैसे निवास स्थान के आधार पर भेदभाव हो सकता है। यहाँ पे शब्द क्या दिया है? जन्म स्थान। जन्म स्थान के आधार पर नहीं हो सकता है निवास स्थान के आधार पर भेदभाव हो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है कि अनुच्छेद 15 में किस शब्द का उल्लेख नहीं है, निवास स्थान का नहीं है, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। तो वापस रिवाइज कर लेना इसको कि राज्य भेदभाव नहीं करेगा, केवल किन आधारों पर? 5 शब्द हैं, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। आगे आइए, निजी संस्थाओं, होटल, भोजनालय, मंदिर, सार्वजनिक तालाब, कुएं आदि पर भी धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। देखो, पहले में भेदभाव का इंस्ट्रक्शन दिया गया है राज्य के लिए, दूसरे में इंस्ट्रक्शन है नागरिकों के लिए। ये जो दूसरे में इंस्ट्रक्शन दिया गया है ये किसके लिए है? नागरिकों के लिए। यानी अपन ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी नागरिक, नागरिक का मतलब प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी देश का नागरिक होता है। अपन भारत के नागरिक हैं, दूसरे देश में जाएंगे तो उसके लिए व्यक्ति बन जाएंगे। दूसरे देश का कोई यहाँ पे आता है तो अपने लिए व्यक्ति है, नागरिक नहीं है। नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार होते हैं, जैसे चुनाव में वोट देने का अधिकार, सरकारी नौकरी में लगने का अधिकार, ये अपना अधिकार है, नागरिकों का अधिकार है, भारतीय नागरिकों का। तो ये फर्क होता है नागरिक और व्यक्ति में। तो पहला राज्य के लिए, दूसरा नागरिकों के लिए। वही 5 शब्द हैं, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, ये इनकी व्याख्याएं हैं। ठीक है, तो वही 5 शब्द ऊपर है, वही 5 शब्द नीचे है। फर्क सिर्फ इतना है कि ऊपर राज्य को इंस्ट्रक्शन है और दूसरे 15(2) में नागरिकों को इंस्ट्रक्शन है। अगले में देखते हैं अपन बोलने को, जो अनुच्छेद 15(3) है इसको अपवाद कहा जाता है कि अब इस 15 के अपवाद हैं, लेकिन वास्तव में अपवाद नहीं है, ये समता का अधिकार है। जो मैंने आपको बताया है कि समान के साथ समान व्यवहार है, असमान के साथ असमान व्यवहार है। अनुच्छेद 15(3) ये कहता है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए विशेष योजनाएं व कार्यक्रम बनाएगा। अब महिलाओं के लिए क्यों बनाएगा? क्यों? ये भी तो भेदभाव है। जब यहाँ पे कह दिया कि लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, फिर यहाँ पे भेदभाव क्यों? वो इसलिए कि ये वर्ग पिछड़ा हुआ है और सामाजिक न्याय की अवधारणा कब स्थापित होगी? जो मैंने प्रस्तावना में बताई थी, जब महिलाओं को या पिछड़े हुए वर्ग को आगे लाया जाएगा। फिर आते हैं अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में कहा गया है राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष योजनाएं, कार्यक्रम बना सकता है। पिछड़े वर्ग, इसमें सब पिछड़े वर्ग आ गए, जिनको भी जो भी पिछड़े हुए हैं, किस आधार पर? सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में आरक्षण किस आधार पर दिया गया है? तो भारतीय संविधान में आरक्षण कोई जाति आधार पर नहीं है, किसी धर्म के आधार पर नहीं है। भारतीय संविधान में न आर्थिक आधार पर आरक्षण है, आरक्षण दिया गया है सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर। किस आधार पर? सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर। और अब एक अमेंडमेंट कर दिया है, 103वां अमेंडमेंट, उसके तहत आर्थिक आधार पर भी आरक्षण दिया गया है। आगे देखते हैं अपन अनुच्छेद 15(5). तो देखिए 15(1) में तो क्या था? राज्य को निर्देश था कि भेदभाव नहीं होगा, 5 आधार थे। अनुच्छेद 15(2) में क्या था?
कि नागरिकों की भेदभाव नहीं करेंगे नागरिक, वही 5 आधार थे। अनुच्छेद 15(3) में क्या आ गया कि महिलाओं और बच्चों के लिए अलग से विशेष योजनाएं चलाई जाएंगी। अनुच्छेद 15(4) में क्या आ गया, सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष योजनाएं बनाएंगे। फिर अनुच्छेद 15(5) सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण। देखिए यहाँ पे एक मिसमैच है, शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण नहीं है, यहाँ पे आरक्षण है उच्च शिक्षण संस्थाओं में। अब उच्च शिक्षण संस्थाओं का क्या मतलब है, IIT, IIM, जो भारतीय बड़े इंस्टीट्यूट है, मेडिकल एम्स, IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उदयपुर में है, ये लिख भी लेना आप, राजस्थान की दृष्टि से भी काम आएंगे। IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर में है। एक है ट्रिपल आईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये कोटा में है। ये उच्च शिक्षण संस्थान है। तो इन उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया गया है, सामाजिक शैक्षणिक आधार पर आरक्षण दिया गया है उच्च शैक्षणिक संस्थानों में। ठीक है, ये एक अमेंडमेंट था, 95वां संविधान संशोधन, इसके तहत यह आरक्षण का प्रावधान किया गया है। फिर अपन बात करते हैं अनुच्छेद 15(6). अनुच्छेद 15(6) हाल ही में जोड़ा गया, जिसे मैंने अभी आपको बताया। अनुच्छेद 15(6) 103वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष योजनाएं व कार्य योजनाएं बना सकता है राज्य। कार्यक्रम, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष योजनाएं और कार्यक्रम। ठीक है, तो अनुच्छेद 15 में समता का अधिकार है, सामाजिक समानता का अधिकार कहा जाता है इसे। अनुच्छेद 15 को अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर अनुच्छेद 15(1) में ये कहा गया है कि राज्य भेदभाव नहीं करेगा। किन आधारों पर नहीं करेगा, 5 शब्द बताए गए हैं। केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। निवास स्थान शब्द नहीं है। अनुच्छेद 15(2) में नागरिक भेदभाव नहीं करेंगे, वही 5 आधार हैं। अनुच्छेद 15(3) में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है राज्य। अनुच्छेद 15(4) में सामाजिक शैक्षणिक आधार पर आरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 15(5) में सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए व्यवस्था की बात की गई है और अनुच्छेद 15(6) में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए। तो एक बार रिवाइज कर लिया करो हाथों हाथ, तभी ये याद होंगे, क्योंकि एक तरीके से रटने वाली चीज़ें हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपस में इनमें तुलना करवाई जाए ताकि याद करने में आसानी होती है जब अपन तुलना कर लेते हैं। अब आइए अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 16 में यदि एक लाइन में अपन बात करें तो कहा जाता है लोक नियोजन में अवसर की समानता, अवसर की समता। अवसर की समानता क्या है? लोक नियोजन में यानी सरकार की द्वारा यदि कोई भी नियोजन प्लानिंग बनाई जाती है, कोई भी, जैसे अगर स्कूलों में विद्यार्थियों की सीटें बढ़ाई गई हैं, विश्वविद्यालयों में सीटें बढ़ाई गई हैं, तो इसका मतलब कि वहाँ पर नियुक्तियाँ भी होंगी, अवसर मिलेंगे। किसको अवसर मिलेंगे? जो नौकरी लगने वाले लोग हैं। या सरकार ने कोई टेंडर निकाला है तो उस टेंडर के अंदर जैसे सड़कों के लिए टेंडर निकाल दिया, टोल टैक्स के लिए टेंडर निकाल दिया, तो वो अवसर हैं। तो अवसर कोई भी निकालेगा यदि राज्य, तो उसमें सभी को क्या मिलेगा? समानता बढ़ती जाएगी सभी के साथ। तो लोक नियोजन में राज्य को समान अवसर उपलब्ध कराएगा, राज्य सभी को समान अवसर उपलब्ध कराएगा। दूसरा, लोक नियोजन में किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान और निवास स्थान, यहाँ पर है निवास स्थान शब्द। अनुच्छेद 15 में जहाँ पर ने पढ़ा था 5 शब्द, वो 5 शब्द तो यहाँ पे है ही, ठीक है, और यहाँ पे केवल शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। यानी लोक नियोजन में किसी भी व्यक्ति को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान और निवास स्थान के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। इसलिए एक क्वेश्चन आता है कि निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 में है, 16 में है। जैसे कथन के स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं आजकल, कथन दे दिया, अनुच्छेद 15 में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। कथन सही है या गलत है? गलत हो गया, भेदभाव नहीं किया जा सकता है। निवास स्थान शब्द अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 16(3) संसद किसी पिछड़े क्षेत्र की स्थानीय नौकरियों में निवास की बाध्यता रख सकती है। अब देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि निवास के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। यहाँ पे क्या कह दिया? निवास की बाध्यता रख सकता है, संसद भी रख सकती है
अब स्थानीय नौकरियों में कोई राज्य भी रख सकता है। जैसे राजस्थान से वैकेंसी निकलती है तो अन्य राज्यों के लोग भी अप्लाई करते हैं, या अपन भी अन्य राज्यों में अप्लाई करते हैं। DSPV की भर्ती जो दिल्ली की निकलती है अपन भी अप्लाई करते हैं, रीट के साथ में CTET की भी अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि निवास स्थान के आधार पर भी भेदभाव किया जा सकता है, और ऐसा कुछ राज्यों में किया भी गया है। फिर उसको ऐसा कानून बना करके नवीं अनुसूची में रख दिया गया। जब अनुसूचियाँ मैंने पढ़ाई तब मैंने बताया था नवीं अनुसूची में कि आंध्र प्रदेश में वहीं के लोग अप्लाई कर सकते हैं सरकारी नौकरियों में, उसने ऐसा कानून बना रखा है कि बाहर के लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कुछ दिनों पहले तमिलनाडु में भी ऐसा कानून बनाया था कि जो नीट की एग्ज़ाम लगेगी उसमें केवल तमिलनाडु के लोग अप्लाई करेंगे, तमिलनाडु में बाहर के लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे कानून बना दिए और फिर उनको नवीं अनुसूची में रख दिया। और अपन जानते हैं कि नवीं अनुसूची के विषय वाद योग्य नहीं होते हैं, न्यायालय उनकी समीक्षा कर सकता है। दोनों अलग अलग शब्द हैं। केस नहीं कर सकता है कोई व्यक्ति, लेकिन न्यायालय समीक्षा कर सकता है। आगे आइए, ये मैं आपको बीच बीच में इसलिए बताता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ये कोरिलेट करते हैं क्वेश्चन। अनुसूची आपके टॉपिक में नहीं है लेकिन अनुसूची में क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, रीट के सिलेबस में नहीं है। मैं कहने का मतलब ये है। आगे आइए, अनुच्छेद 16(4) सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग। देखिए दो ही शब्द आ रहे हैं, आरक्षण किस आधार पर है? सामाजिक शैक्षणिक। सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग जिनका सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है उनके लिए स्थान आरक्षित किए जा सकते हैं। इसी आधार पर हाल ही में आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया है। और ये पदोन्नति में आरक्षण एक बहुत बड़ा विवाद है। पदोन्नति में आरक्षण का मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति नौकरी लग रहा है तब भी वह आरक्षण का लाभ ले लेता है, और जब उसका प्रमोशन होता है तब भी आरक्षण का लाभ ले लेता है। तो क्या पदोन्नति यानी प्रमोशन के टाइम पर आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है, या फिर आरक्षण का लाभ एक ही बार लिया जा सकता है? तो विवाद है वो बता रहा हूँ आपको, विवाद क्या क्या है। पदोन्नति आप समझ गए कि जब प्रमोशन हो रहा है, कोई नौकरी लग गया, पहले टीचर बन गया मान लीजिए, अब टीचर का जब प्रमोशन हो रहा है तब उसमें भी क्या आरक्षण मिलना चाहिए क्या? एक तो ये मुद्दा। दूसरा, आरक्षण का लाभ नौकरी लगते वक्त भी ले लिया, आरक्षण का लाभ पदोन्नति के टाइम पर भी ले रहा है, क्या ये सही है या गलत है? तो इसके बारे में चर्चाएं हुई है। तो पदोन्नति में क्या क्या आरक्षण है, पहला देखिए, बैकलॉग को भरने के लिए आरक्षण की सीमा 50% से अधिक हो सकती है। बैकलॉग होता क्या है, जैसे मान लीजिए 100 पोस्ट हैं किसी नौकरी में, 100 में से अधिकतम रिजर्वेशन हो सकता है 50%, और जो 50% सीटें बच गई इनमें आरक्षण नहीं होगा। एक तो ये रूल। दूसरा, अब जो 50% सीटें दी गई इनमें से मान लीजिए 40 सीटें ही भरी गई हैं, 10 सीटें खाली हैं, तो ये 10 सीटें अगली वैकेंसी में जोड़ी जाएंगी। ये है बैकलॉग। अब नई वैकेंसी आई, उसमें सीटें आई 100 और 10 सीटें ये शामिल कर ली, ठीक है, तो सीटों की संख्या हो गई 110। अब रिजर्वेशन होना चाहिए 55। रिजर्वेशन कितना होना चाहिए? 55। अब इसको समझना, 100 सीटें आई, इसमें 50 तो पहले ही रिजर्वेशन में गई, और 10 सीटें ये जोड़ लिए अलग से, तो 100 में से 60 सीटों पे आरक्षण हो गया। कितनी बची? 40 सीट। जबकि कहा क्या गया, आरक्षण अधिकतम कितना हो सकता है? 50%। यहाँ पे कितना प्रतिशत हो रहा है? 40%। तो ये मसला है एक कि बैकलॉग को बढ़ने के लिए आरक्षण की सीमा 50% से अधिक हो सकती है। राज्य द्वारा संचालित धार्मिक संस्थाओं में उसी धर्म के लिए स्थान आरक्षित किए जा सकते हैं। राज्य द्वारा संचालित धार्मिक संस्थाओं में उसी धर्म के लिए स्थान आरक्षित किए जा सकते हैं। जैसे मदरसा चलते हैं तो मदरसा में केवल उसी धर्म से संबंधित स्थान आरक्षित होंगे, अन्य धर्म से संबंधित नहीं। अगला है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की बात करता है अनुच्छेद 15(6). अब क्या है, सॉरी 16(6) पढ़ रहे हैं अपन, 16(6). तो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण में कुछ केसेज आए हैं, किसमें क्या क्या कहा गया है, इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है। इंदिरा साहनी वाद 1992, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से हो सकती है, जो मैंने बताया है, और ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर की अवधारणा को लागू किया जाएगा। क्रीमी लेयर की अवधारणा क्या है? अब तो सीमा बढ़ा दी है, ऐसा कर दिया गया है कि ओबीसी का कोई कैंडिडेट जिसके फादर की एनुअल इनकम 8 लाख से ज़्यादा है,
उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, वह जनरल में काउंट होगा, सामान्य के अंदर गिना जाएगा, यानी उसको क्या कहा जाएगा, क्रीमी लेयर। वापिस समझ लेना, ऐसे ओबीसी के कैंडिडेट जिनके वार्षिक आय 8 लाख या उससे अधिक है, वो आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते हैं, वो जनरल में गिने जाएंगे, जनरल के अंदर काउंट होंगे, उन्हें क्रीमी लेयर कहा जाता है। फिर अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत आप समझ रहे हैं, छुआछूत का अंत। अब देखिए, अनुच्छेद 15 भी तो ये कह रहा है कि छुआछूत नहीं किया जाएगा, कि न तो कोई नागरिक न राज्य, दोनों की बात अपन ने की है, कि धर्म है, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, ये भी यही कह रहा है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? एक तो अंतर ये है कि अनुच्छेद 15 केवल नागरिकों के लिए है, अनुच्छेद 15 केवल नागरिकों के लिए है, जबकि अनुच्छेद 17 नागरिक और व्यक्ति दोनों के लिए है। एक तो ये बात। दूसरा, अनुच्छेद 15 में आधार बताए गए हैं 5। अनुच्छेद 15 में 5 आधार बताए गए हैं कि इन आधारों के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जबकि अनुच्छेद 17 में कोई आधार नहीं बताया गया है, इसमें कोई अपवाद नहीं है, इसलिए एक पूर्ण अधिकार है। किसमें कोई आधार नहीं है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक किसी भी आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकता है, जबकि अनुच्छेद 15 में आधार बताए गए। ये दो मूलभूत अंतर हैं। फिर बात आती है उपाधियों का अंत। उपाधियों का मतलब है कि राज्य, जैसे होता क्या था अंग्रेज़ों के टाइम पर, किसी भी व्यक्ति को खुश करने के लिए अंग्रेज़ अधिकारी उपाधि दे देते थे, और नाइटहुड की उपाधि दे दी उनको, मतलब खुश कर लेते थे कि हाँ आप तो ब्रिटिश के ही अधीन, ब्रिटिश आपका सम्मान करते हैं। तो जैसे रविंद्रनाथ टैगोर का सम्मान किया, तो रविंद्रनाथ टैगोर के जो अनुयायी थे वो मानेंगे अंग्रेज सरकार बहुत बढ़िया है। इसलिए उपाधियों का अंत किया गया कि कोई राज्य उनका गलत लाभ नहीं उठा पाए। तो यहाँ पर कहा गया है कि राज्य शिक्षा और सेना के अतिरिक्त कोई भी उपाधि नहीं देगा। 2 उपाधियाँ दे सकता है, शिक्षा की, सेना की। अगर अपन ने बीए किया है, बीए की उपाधि मिलेगी, एमबीबीएस की, एमबीबीएस की उपाधि मिलेगी। सेना में उनको मोटिवेट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए कर्नल, मेजर, ऐसी उपाधियाँ दी जाती हैं। भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से भी उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। विदेशी नागरिक भारत सरकार की सेवा में है और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से अन्य देश की उपाधि ग्रहण कर सकता है। सिंपल सी बात है। भारतीय नागरिक जो सरकारी सेवा में है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से अन्य देश से सम्मान ग्रहण कर सकता है। देखिए क्या क्या बात आई। नंबर 1 बात, राज्य केवल 2 ही उपाधि देगा, एक शिक्षा की और दूसरी सेना की। इनके अलावा कोई उपाधि नहीं देगा। और विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि नहीं लेगा। लेकिन यहाँ क्या कहा है, विदेशी राज्य से कोई उपाधि लेनी होगी तो ले सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति से। और विदेशी नागरिक को भी यदि कोई उपाधि लेनी है तो राष्ट्रपति की अनुमति से। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण आदि भी उपाधियाँ नहीं हैं, जिनको उपाधि कहा जाता है, ये भी उपाधियाँ नहीं हैं, बल्कि सम्मान है। इसलिए इनका प्रयोग नाम के आगे या पीछे नहीं किया जा सकता है। लगाते हैं, लगा सकते हैं, नाम के आगे किया जा सकता है, ये लिखा हुआ है, यहाँ नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। यानी भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण आदि उपाधियां नहीं हैं, बल्कि सम्मान है। इसलिए इनका प्रयोग नाम के आगे या पीछे किया जा सकता है। ये समानता का अधिकार आपका टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में अपन स्वतंत्रता के अधिकार को समझेंगे। धन्यवाद।